हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग अगेन, वेलकम ऑन माय चैनल। आज जो हम आगे करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.4 वेक्टर क्लास 12 और इसके अंदर जो हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे वो होगा ए क्रॉस बी। जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, वेक्टर के अंदर हम डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दो प्रकार के प्रोडक्ट करके चलते हैं, जिसमें डॉट प्रोडक्ट का अलग तरीका और क्रॉस प्रोडक्ट का अलग मेथड होता है। तो किस तरह से हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे वो क्वेश्चन हम आज यहाँ करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। 10.4 क्वेश्चन में फर्स्ट, फाइंड मॉडुलस मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है किसका? ए क्रॉस बी का। ए एंड बी इज गिवन, तो सबसे पहले वी फाइंड ए क्रॉस बी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ए क्रॉस बी फाइंड आउट करेंगे। तो वेक्टर ए इज आई माइनस 7j प्लस 7k। वेक्टर ए is equal to question number first exercise 10.4 vector A is I minus 7j plus 7k, that is vector A। कैप लगा लीजिएगा आप इसके ऊपर, that's a unit vector। and vector B is equal to 3i minus 2j 3i minus 2j plus 2k। हमें यहाँ फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यानी वेक्टर ए और बी का हम क्या निकालने वाले हैं? यहाँ पर मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने वाले हैं। तो किस तरह से करेंगे? तो सबसे पहले हमें यहाँ समझना है कि हम ए क्रॉस बी कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ए डॉट बी हम पीछे कर चुके हैं और अब बात करेंगे ए क्रॉस बी की। हाउ टू फाइंड ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी को हम किस तरह से निकालेंगे? इसके लिए हम यूज़ करेंगे डिटरमिनेंट का यूज़ करेंगे 3 × 3, जो हम मैट्रिक्स में कर चुके हैं। तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ निकालने के लिए हम क्या करेंगे? डिटरमिनेंट का यूज़ करेंगे। फर्स्ट रो के अंदर हम इन तीनों वेक्टर्स को लिखेंगे, यूनिट वेक्टर्स आई जे एंड के। सेकेंड रो में वेक्टर ए और थर्ड रो में वेक्टर बी के डायरेक्शन रेशियो यूज़ करेंगे। जैसे वेक्टर ए के डी आर है 1 - 7 एंड 7, ओनली डी आर लेने हमने। तो वेक्टर ए के डी आर कितने आ जाएंगे? 1 - 7 एंड 7। क्रॉस विद बी, तो थर्ड रो के अंदर हम बी के डी आर लिखेंगे डायरेक्शन रेशियो, दैट इज़ 3 - 2 एंड 2। तो यहाँ लिखेंगे हम 3 - 2 एंड 2। तो इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करके हम क्या करेंगे? ए क्रॉस बी की वैल्यू निकाल पाएंगे। और कैसे एक्सपेंड करते हैं हम, ये हम चैप्टर नंबर 4 में डिटरमिनेंट के अंदर हम कर चुके हैं। एक्सपेंडिंग R1, किसी भी रो या किसी भी कॉलम को एक्सपेंड करके हम डिटरमिनेंट को सोल्व कर सकते हैं। वी एक्सपेंड R1, हम यहाँ किसको एक्सपेंड करने वाले हैं? R1 को हम यहाँ पर एक्सपेंड करने वाले हैं। तो R1 को हम एक्सपेंड करते हैं। R1 का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? I हो जाएगा। रो कॉलम इसका कोफैक्टर आएगा, I को कंटेन कर रो कॉलम छोड़ेंगे। तो -7 × 2 इज़ -14, -7 × -2 इट इज़ आल्सो -14, और माइनस आइडेंटिटी में आता तो कितना हो जाएगा? ये +14 हो जाएगा। उसके बाद प्लस जे, लेकिन सेकंड कोफैक्टर का माइनस आता है, इसलिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर माइनस का साइन लेके चलेंगे। तो -j आ जाएगा और इसका कोफैक्टर लेके चलेंगे। रो और कॉलम कंटेन करने वाले को ड्रॉप करेंगे। तो जे को कंटेन वाले रो को कॉलम को छोड़ने के बाद 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 2 = 2 एंड -7 × 3 = 21, दैट इज़ 2 - 21। और उसके बाद प्लस के को कंटेन करने वाले रो और कॉलम को ड्रॉप करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 1 - 7 3 - 2 क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ -2, माइनस आइडेंटिटी में आता है। -7 को 3 से करेंगे, -7 × 3 = 21, -21 तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? +21 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा? ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी का रिजल्ट आ जाएगा। -14 + 14 इज़ 0, ये 0 हो जाएगा। 2 - 21 - 19 इंटू -j इज़ 19j एंड -2 + 21 + 19k।
यहाँ पर आई कोफिशिएंट 0 हो चुका है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी आ जाएगा। तो ए क्रॉस बी हम इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो दो वेक्टर का जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो डिटरमिनेंट का यूज़ करके हम करेंगे। फर्स्ट रो में आई जे के, सेकंड रो में जो पहले डिटरमिनेंट वेक्टर होगा उसके डी आर आ जाएंगे, और थर्ड रो में जो सेकंड वेक्टर होगा इसके डी आर हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया था फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हम किस तरह से निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, ये हम पहले कर चुके हैं। ए इज़ कोफिशिएंट ऑफ आई दैट इज़ 0, ए स्क्वेयर तो 0 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वेयर कोफिशिएंट ऑफ जे इज़ 19 स्क्वेयर ऑफ 19 प्लस सी स्क्वेयर कोफिशिएंट ऑफ के दैट इज़ आल्सो 19। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। 19 का स्क्वेयर 361 प्लस 361, यानी जो हमारा रिजल्ट है आफ्टर सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, 19√2 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। यानी हमने यहाँ ये सीखना है कि हम ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड किस तरह से करेंगे। अब यहाँ पर कुछ नोट करने वाली बातें हैं, मैं आपको बता देता हूँ, आप राइट कर लीजिएगा। हम डॉट प्रोडक्ट की बात करते थे, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, ये बात याद रखिएगा। ए डॉट बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी डॉट ए लिख सकते हैं। यानी कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है दैट इज़ द कम्यूटेटिव। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, बट क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट ए कम्यूटेटिव। यानी कि ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी को हम अगर बी क्रॉस ए लिखना चाहते हैं तो जैसे हम ए क्रॉस बी को क्या करेंगे, बी क्रॉस ए लिखेंगे, दैट कन्वर्ट इनटू माइनस साइन, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज़ माइनस बी क्रॉस ए। यानी जो डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, बट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी को हम क्या लिख पाएंगे, माइनस बी क्रॉस ए लिख पाएंगे। इसके अलावा ए डॉट ए वैक्टर, ए डॉट ए इज ए स्क्वेयर। जब वेक्टर ए को डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या बन जाता था, ए स्क्वेयर। सिमिलरली वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी इज ऑल्सो बी स्क्वेयर। बट क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए इज इक्वल टू 0। सिमिलरली वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। तो क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस ए 0 हो जाएगा और बी क्रॉस बी भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बट डॉट प्रोडक्ट में क्या बनता था, स्क्वायर बन जाता था। उसके बाद एक बात और याद रखिएगा, जैसे हम दो प्रोडक्ट लेके चले थे, दो वेक्टर्स लेके चले थे ए एंड बी, और हमने क्या फाइंड किया था, वेक्टर ए क्रॉस बी निकाला था। तो जो ये नया वेक्टर निकल के आता है ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस बी, दिस वेक्टर यानी कि ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। मीन्स जो ए क्रॉस बी हम फाइंड आउट करेंगे, यानी ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट आएगा दैट इज़ अ न्यू वेक्टर इज़ अ परपेंडिकुलर, ए क्रॉस बी is a perpendicular with vector A as well as A cross B is a perpendicular with B। यानी A क्रॉस B वेक्टर A के साथ परपेंडिकुलर होगा और A क्रॉस B वेक्टर B के साथ भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ये कुछ कंसेप्ट थे डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट के बिहाफ पे। तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चंस को करने में हमें क्या मिलेगी, इसकी हेल्प मिलेगी। अब हम आगे जाते हैं एक्सरसाइज 10.4 में। 10.4 क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका मैं आइडिया दे रहा हूँ, आप सेल्फ ट्राई करेंगे इसको। इसमें कहता है फाइंड अ यूनिट वेक्टर। फाइंड अ यूनिट वेक्टर, किसी वेक्टर को यूनिट कैसे बनाया जाता है, उसको उसी के मैग्नीट्यूड से क्या करते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं। एंड अ परपेंडिकुलर, यानी हमें एक ऐसा यूनिट वेक्टर निकालना है जो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा टू ईच द वेक्टर ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, वेयर वेक्टर ए एंड बी आर गिवन। तो ध्यान दीजिएगा, अभी मैं क्या बता रहा था,
जब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो जो रिजल्ट होता है वो हमेशा मेन वेक्टर्स के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो हमें एक ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करना है जो वेक्टर a प्लस बी एंड वेक्टर a माइनस वेक्टर b, यानी हमें एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो इन दोनों वेक्टर्स के साथ क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। जस्ट मैं अभी बता के आया हूँ, जब हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो वेक्टर मेन वेक्टर के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो अगर हमें a प्लस बी और a माइनस बी के बीच का परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है, ये दोनों के साथ परपेंडिकुलर हो, इसका मतलब वी कैलकुलेट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बोथ वेक्टर्स। तो a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी, तो ये जो वेक्टर आएगा दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से, ध्यान दीजिएगा, हम a प्लस बी और a माइनस बी का हमने क्या निकालना है, परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है। तो वेक्टर a प्लस बी एंड वेक्टर a माइनस बी, यानी a प्लस बी वेक्टर निकाल लेंगे, a माइनस बी वेक्टर निकाल लेंगे और दोनों का क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। तो इससे जो नया वेक्टर निकल के आएगा दैट इज़ अ परपेंडिकुलर बोथ, तो दोनों के साथ क्या होगा, वो परपेंडिकुलर होगा। लेकिन हमें इसको क्या करना है, यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है, इसीलिए इसको हम क्या करेंगे, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के बाद जो हमारा क्या आ जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा वेक्टर a प्लस वेक्टर b और वेक्टर a माइनस वेक्टर b का, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे और इस वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास इसका यूनिट वेक्टर कन्वर्ट हो जाएगा। तो a प्लस बी a माइनस बी का परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा होगा, a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी, और ये यूनिट कब बनेगा, इसको इसी के मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप सेल्फ ट्राई करिएगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम आता है तो मैं आपको बता दूँगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ अ यूनिट वेक्टर a मेक एंगल π/3 विद i, π/4 विद j एंड एक्यूट एंगल थीटा विद द k, देन फाइंड द थीटा एंड हेंस द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर a। यानी एक वेक्टर है जो आई कहाँ से लिया गया था, x एक्सिस के साथ लिया गया था। तो x एक्सिस के साथ कितना एंगल जनरेट करता है ये, π/3। आई वेक्टर मेक एंगल π/3 विद द i, π/4 विद द j एंड थीटा विद द k। यानी एक वेक्टर आई यानी x एक्सिस के साथ π/3, y एक्सिस के साथ π/4 और z एक्सिस के साथ कितना, थीटा एंगल बनाता है। वी नीड फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, थीटा की वैल्यू चाहिए। तो मैंने बताया था जब एक लाइन एक्सिस के साथ एंगल बनाती है तो उन एंगल को हम क्या बोलते हैं, कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा। फॉर्मूला बताया था मैंने, कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा एंड प्लस कोस स्क्वायर गामा। इन तीनों का सम किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अल्फा इज़ π/3, बीटा इज़ π/4, थीटा इज़ थीटा। तो यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो क्वेश्चन को सोल्व करेंगे हम। कोस स्क्वायर अल्फा, अल्फा इज़ π/3, आई यानी एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल, कोस स्क्वायर बीटा, कोस स्क्वायर बीटा वाई एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल दैट इज़ π/4 प्लस कोस स्क्वायर गामा दैट इज इक्वल टू 1। तो कोस स्क्वायर π/3, कोस π/3 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 और 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, दैट इज 1/4 प्लस कोस π/4 इज 45 डिग्री, कोस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है और 1/√2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 1/2। और ये हमारे पास कितना चल रहा है, कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि थर्ड एंगल कितना दिया थीटा, और थीटा की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। 1/4 प्लस 1/2 इज 1/4, 1/2 इज एलसीएम लेने के बाद हमारे पास आ जाएगा दैट इज़ 3/4 प्लस का 3/4 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 3/4 हो जाएगा और 1/1 में से 3/4 को माइनस करेंगे दैट इज़ 1/4। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 1/4 आ जाएगा और स्क्वायर वहाँ जाकर रूट हो जाएगा। तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √1/4, यानी कि कोस थीटा हमारे पास आ जाएगा 1/2। और कोस 1/2 कितने डिग्री पे होता है, 45 डिग्री π/4 पे होता है, इसलिए थीटा की जो वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/4 आ जाएगी। तो ये हमारे पास आ गया थर्ड एंगल थीटा। उसके बाद वेक्टर ए भी हमने बनाना था कि वेक्टर ए के कंपोनेंट क्या होंगे। तो मैं पहले बता चुका हूँ आपको, कोस अल्फा किसके इक्वल होता है, एल, कोस बीटा किसके इक्वल होता है, एम के इक्वल होता है, यानी कि डायरेक्शन कोसाइन के बराबर होता है।
और जो कोस गामा होता है वो किसके बराबर होता है, एन के बराबर होता है। तो कोस अल्फ़ा एल के बराबर होगा, और कोस अल्फ़ा यानी कोस पाई बाई थ्री एंगल है, तो कोस पाई/3 अल्फ़ा की जब पाई/3 रखें तो कोस पाई/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। तो एल की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। कोस बीटा एम होता है, बीटा इज़ पाई/4, कोस पाई/4 की वैल्यू होती है 1/√2 एंड एन कोस गामा एन थीटा निकाल चुके हैं, पाई/4 और पाई/4 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी हमारे पास, 1/√2 आ जाएगी। इसका मतलब एल यानी 1/2 हो जाएगा, एम 1/√2 हो जाएगा, एन कितना हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। तो जो वेक्टर ए है वो हम इस प्रकार से बना पाएंगे, एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/2i प्लस 1/√2j एन प्लस 1/√2 के। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ए का यूनिट वेक्टर यानी ए के कंपोनेंट आ जाएंगे। तो कोई भी दो एंगल हमारे पास गिवन हो, थर्ड एंगल यानी कि एक्सिस जेड के साथ बनने वाला एंगल हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन 4 हमें गिवन है, इफ़ ए माइनस बी शो करना है हमने, ए माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी किसके इक्वल होगा, 2 ऑफ ए क्रॉस बी। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। तो हमें क्या वेरीफाई करना है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस प्रोडक्ट विद वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसको प्रूफ करना है किसके इक्वल होगा, 2 इंटू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो कैसे प्रूफ करेंगे, टेकिंग इट्स लेफ्ट हैंड साइड, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, वो इसको आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी जो हमारा जनरल रूल है, पहले ए को क्रॉस करेंगे किसके साथ, ए के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा ए क्रॉस ए। फिर हम ए को क्रॉस करेंगे किसके साथ, प्लस बी के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा ए क्रॉस बी। और उसके बाद माइनस बी को ए के साथ, यानी स्टेप टू स्टेप माइनस बी को क्रॉस करेंगे ए के साथ, तो कितना आ जाएगा माइनस बी क्रॉस ए। और माइनस बी को प्लस बी के साथ क्रॉस करेंगे, दैट माइनस बी क्रॉस बी। और जैसे मैं अभी इसी वीडियो के स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, ए क्रॉस ए इज़ 0 एंड बी क्रॉस बी इज़ आल्सो 0। तो ए क्रॉस ए बी क्रॉस बी 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। और अगर हम इसको क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, यानी बी क्रॉस ए को अगर ए क्रॉस बी करते हैं तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो माइनस बी क्रॉस ए, जब हम इसको ए क्रॉस बी बनाएंगे तो माइनस बी क्रॉस ए क्या हो जाएगा, प्लस ए क्रॉस बी हो जाएगा। देन ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस बी एड 2 टाइम, देन इट इज़ 2 ऑफ ए क्रॉस बी। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये हमारे पास प्रूफ हो जाएगा कि किस तरह से हम क्वेश्चन को वेरीफाई कर पाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 हम कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है, फाइंड द लैम्डा एंड म्यू इफ दीज टू वेक्टर्स क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर इज 0। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। और वेक्टर 0 हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर 0 हो जाएगा 0i 0j और 0k। तो जैसे हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करेंगे, हम डिटरमिनेंट का यूज़ करेंगे और इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट हो एक नए वेक्टर के फॉर्म में आ जाएगा। और सामने 0 यानी कि 0i 0j और 0k दिया हुआ है। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद आमने सामने यानी लेफ्ट राइट में हम क्या करेंगे, i और j और k के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। यहाँ पर जो भी i का कोफिशिएंट आएगा वो i यानी 0 के बराबर होगा, जो j का कोफिशिएंट आएगा वो j 0 के बराबर होगा। और इस तरह से हम कंपैरिजन करके i j के लैम्डा म्यू की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो ये क्वेश्चन 5 है जो आप यानी सेल्फ से करेंगे। और एक बात और बता देता हूँ मैं आपको यहाँ पर, जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, व्हेन टू वेक्टर्स डॉट प्रोडक्ट इज़ 0, जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो बोथ आर द परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दोनों वेक्टर्स क्या होते हैं, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। सिमिलरली इफ़ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज़ 0, अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाता है, इट मीन्स बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल। तो दोनों वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। यानी अगर हम दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर प्रूफ करना चाहते हैं, परपेंडिकुलर कंडीशन यूज़ करना चाहते हैं तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। और दो वेक्टर्स को हम पैरेलल प्रूफ करना चाहते हैं या पैरेलल की कंडीशन यूज़ करना चाहते हैं तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट भी क्या होगा, 0 होगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। उसके बाद एक टॉपिक जिससे आप कुछ क्वेश्चंस कर पाएंगे
और टॉपिक मैं लेने वाला हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग वेक्टर। हम ट्रायंगल का एरिया काफ़ी मेथड से निकाल चुके हैं, अब हम एक नया मेथड सीखने वाले हैं यूजिंग द वेक्टर। हीरोन्स फॉर्मूला हमने किया, कोऑर्डिनेट्स का यूज़ किया हमने, बेस हाइट का यूज़ किया, अब हम वेक्टर का यूज़ करके ट्रायंगल का एरिया निकालने वाले हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वी टेक एनी टू वेक्टर, यानी हमारे पास 3 लाइन सेगमेंट हो गए, हमें कोई भी 2 वेक्टर की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे वेक्टर बी ए और वेक्टर सी ए हमारे पास है, वेक्टर बी ए एंड वेक्टर सी ए, यानी कोई भी 2 वेक्टर अगर हमारे पास हैं तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा ट्रायंगल का एरिया निकालने का, ये फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 इंटू में क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल एंड दैट्स मैग्नीट्यूड। यानी किसी भी 2 साइड के ट्रायंगल की किसी भी 2 साइड के वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट और उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई विद 1/2, दैट इज़ द एरिया ऑफ ट्रायंगल। हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके क्या निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप 9th कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9th में है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टेक्स ए बी एंड सी। तो 3 वर्टेक्स हमें दिए हुए हैं, कोई भी 2 वेक्टर ए बी बी सी और ए सी में से कोई भी 2 वेक्टर हम बनाएंगे और वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करके 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन होगा ट्रायंगल का एरिया निकालने का। हो सकता है वेक्टर्स आर ऑलरेडी गिवन हो, अगर नहीं गिवन है तो हम कोऑर्डिनेट से हम एरिया निकाल लेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने के भी ये तरीका वेक्टर का ही यूज़ करके हम करेंगे। तो कैसे यूज़ करेंगे हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, 2 फॉर्मूले होंगे अगर हमें उनकी 2 साइड्स अवेलेबल है, यानी कि एक साइड ये हो जाएगी, इसका वेक्टर ए मान लिया हमने, एक साइड ये हो जाएगी, इसका वेक्टर बी मान लिया। यानी अगर हमें पैरेललोग्राम की क्या गिवन है, साइड्स गिवन है, यानी साइड्स के वेक्टर गिवन है, तो उनका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा वेक्टर ए मल्टीप्लाई विद वेक्टर बी एंड इट्स मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला कब यूज़ करना हमें, व्हेन 2 एडजेसेंट साइड्स आर गिवन। इसका वेक्टर अवेलेबल हो, इसका वेक्टर अवेलेबल हो, इसको हमने वेक्टर ए बोला, इसको वेक्टर बी बोला, और दोनों वेक्टर्स यानी साइड के वेक्टर्स अगर अवेलेबल है तो हम ए क्रॉस बी और मैग्नीट्यूड करके हम क्या कर सकते हैं, उसका एरिया निकाल सकते हैं। और दूसरा तरीका बनता है, अगर हमें पैरेललोग्राम के क्या गिवन हो, डायगोनल गिवन हो, दैट इज डायगोनल CD1, दैट इज सेकेंड डायगोनल से D2। और अगर हमें किसी पैरेललोग्राम का डायगोनल्स गिवन हो तो हम उसका एरिया निकाल सकते हैं 1/2 वेक्टर ऑफ D1, यानी कि फर्स्ट डायगोनल का वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद सेकेंड डायगोनल का वेक्टर और मैग्नीट्यूड एंड इनटू में 1/2। तो डायगोनल का यूज़ करके भी हम एरिया निकाल सकते हैं और एडजेसेंट साइड का यूज़ करके भी हम क्या कर सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। पैरेललोग्राम हो या रेक्टेंगल हो, ये तरीका दोनों मेथड के ऊपर क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से हम पैरेललोग्राम का हम एरिया फाइंड आउट कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 10th आपको ट्राई करना है, जिसमें हमें एडजेसेंट साइड गिवन है और एरिया निकालना है पैरेललोग्राम का, तो एरिया आप निकाल पाओगे। उसके बाद एक चीज़ और देखिएगा, पीछे हमने एंगल बिटवीन 2 वेक्टर के बीच के एंगल निकालने का हमने एक फॉर्मूला किया था, दैट इज़ cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये फॉर्मूला था 2 वेक्टर के बीच का एंगल निकालने का, यानी cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। सिमिलरली एंगल बिटवीन 2 वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर भी एक फॉर्मूला है जो साइन कोस की जगह किस में आ जाता है, साइन थीटा में आ जाता है। और यहाँ पर जो एंगल निकालने का फॉर्मूला होगा साइन थीटा, वो क्या होगा, वेक्टर ए क्रॉस विद वेक्टर बी एंड इट्स मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो इसका फॉर्मूले का यूज़ करके हम भी 2 वेक्टर के बीच का एंगल निकाल सकते हैं, दैट इज़ ए डॉट बी
एंड दैट इज़ ए क्रॉस बी। तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, इफ द वेक्टर ए एंड बी सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज गिवन, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज ऑल्सो गिवन, देन ए क्रॉस बी इज़ अ यूनिट वैक्टर। ए क्रॉस बी को क्या बताया है, यूनिट वैक्टर बताया है। और जो वैक्टर क्या होता है, यूनिट वैक्टर होता है, इट मीन्स उसका जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। यानी कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड भी गिवन है। कहता है फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर बी। तो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड गिवन है तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये क्वेश्चन भी आप सेल्फ ट्राई करेंगे और उसके बाद बाकी क्वेश्चन लगभग सिंपल है, आप सेल्फ ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की बात हम और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ आइदर वेक्टर ए इज 0 और वेक्टर बी इज 0 देन ए क्रॉस बी इज ऑल्सो इक्वल टू 0 इज़ द कन्वर्स ट्रू। कहता है क्या ये कंडीशन ट्रू होगी या कंडीशन ट्रू नहीं होगी। तो 10.3 में भी हमने एक क्वेश्चन किया है, 10.3 का क्वेश्चन नंबर 14। तो दोनों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक क्वेश्चन 10.3 है, 10.3 का क्वेश्चन नंबर 14 है और यहाँ बात करें हम 10.4 तो इसका क्वेश्चन नंबर 8 है। तो दोनों को हम साथ साथ लेके चलते हैं। 10.3 क्वेश्चन 14 में क्या कहा गया था, वेक्टर ए इज़ इक्वल टू 0 और वेक्टर बी इज़ इक्वल टू 0 देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज़ इक्वल टू 0। यानी इसमें ये कहा गया है अगर वेक्टर ए डॉट बी 0 है तो इस कंडीशन में आइदर ए और बी वन ऑफ देम इज़ 0। यानी ए बी अगर 0 है तो क्या वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों 0 होना ज़रूरी है। इसको हमने क्या करना है, जस्टिफाई करना है। ए डॉट बी के 0 होने के लिए वेक्टर ए और बी दोनों का 0 होना कंपलसरी नहीं है। ये हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे हमने एक वेक्टर ए लेट किया, वेक्टर ए इज़ 2i माइनस जे प्लस 3k, दैट इज़ वेक्टर ए, नॉन जीरो वेक्टर। एक हमने वेक्टर बी ले लिया, वेक्टर बी इज़ माइनस आई प्लस 2j। तो दो वेक्टर हमने यहाँ पे ले लिए और के कोफिशिएंट हमने क्या ले लिया, यहाँ पे 0 ले लिया। तो दैट इज़ वेक्टर बी। तो इस दोनों वेक्टर्स को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर कोई भी वेक्टर 0 नहीं है, वेक्टर ए वेक्टर भी कोई भी वेक्टर 0 नहीं है। लेकिन अगर हम इनका क्या निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो क्या आएगा 2i माइनस जे प्लस 3k डॉट विद माइनस आई प्लस 2j। यहाँ पर हम प्लस आई ले लेते हैं, प्लस आई प्लस 2j एंड प्लस 0k। और अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं, 2i को i से मल्टीप्लाई करेंगे यानी i वाला कोफिशिएंट i के साथ मल्टीप्लाई होगा दैट इज़ 2, j वाला j के साथ मल्टीप्लाई होगा, -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, और k का k से मल्टीप्लाई होगा, 3k से 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 आ जाएगा, और -2 + 2 कितना आ गया 0 आ गया। इसका मतलब a डॉट b कितना आ जाता है 0 आ जाता है। तो ये बात क्लियर हो जाती है, दो वेक्टर्स डॉट प्रोडक्ट 0 के लिए ये कोई कंपलसरी नहीं है ए और बी 0 हो, यानी ए बी नॉन 0 है तो भी ए और बी का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 हो सकता है। ये क्वेश्चन नंबर 14 की जस्टिफिकेशन थी। और 10.4 के क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो इसमें पूछा गया है वेक्टर ए इज़ 0 और वेक्टर बी इज़ 0 देन ए क्रॉस बी इज़ ऑल्सो 0। यानी यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट की बात थी, यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट की बात है कि क्या ए क्रॉस प्रोडक्ट बी 0 होगा और कब होगा, ए और बी दोनों में से दोनों का या किसी एक का 0 होना कंपलसरी है या नहीं। इसका आंसर भी कितना आएगा, नो आएगा। ए और बी नॉन 0 हो सकते हैं और ए क्रॉस बी हमारा क्या आ सकता है 0 आ सकता है। इसका एग्जांपल हम लेते हैं, वेक्टर ए इज़ आई प्लस 2j प्लस 3k, वेक्टर बी इज़ 2i प्लस 4j प्लस 6k। दीज आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स। और अगर आप इसका क्या निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, फर्स्ट रो में हम क्या लेंगे आई जे के लेंगे, सेकंड रो में ए के कंपोनेंट ले लेंगे दैट इज़ 1 2 3, थर्ड रो में बी के कंपोनेंट ले लेंगे जो कितने हमारे पास 2 4 6 है। और अगर अब इस स्टेटमेंट को आप सोल्व करते हैं तो इसका रिजल्ट कितना आता है 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ए बी नॉन 0 थे लेकिन ए क्रॉस प्रोडक्ट भी क्या आ जाता है 0 आ जाता है। एक्चुअली जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं
जब दो वेक्टर्स क्या होंगे, पैरेलल होंगे, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 0 आएगा। ये कंपलसरी है, आप देख सकते हैं। वेक्टर ए कितना है 1 2 3, और वेक्टर बी कितना है 2 4 6। जो वेक्टर पैरेलल होते हैं ना, वो एक दूसरे से एक प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होते हैं। जैसे ये 2 टाइम है इसका, 1 2 2 2 2 4 3 2 6। तो पैरेलल वेक्टर्स हमेशा इसी तरह से आपको मिलेंगे। तो दो वेक्टर्स और भी मैंने लिए, दोनों डिफरेंट हैं, और दोनों का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करें, आप इस ट्राई करके देखिएगा, तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ए क्रॉस प्रोडक्ट बी अगर 0 है तो ये कंपलसरी नहीं है कि ए और बी 0 होंगे। ए और बी दोनों नॉन जीरो हो सकते हैं, और उस केस में क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 आ सकता है। तो इसका मतलब चाहे ए डॉट भी 0 हो या ए क्रॉस भी 0 हो, दोनों ही केस में ए और बी का 0 होना कंपलसरी नहीं है। ए बी दोनों नॉन जीरो हो सकते हैं, और उसके बाद ए डॉट भी 0 और ए क्रॉस भी क्या आ सकता है, 0 आ सकता है। ए डॉट भी 0 होने का मतलब ए और बी आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, और ए क्रॉस बी 0 होने का मतलब ए और बी वेक्टर क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे। तो इस तरह से हम क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन कर पाएंगे। तो 10.4 आपको ट्राई करनी है। फिर भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, आप मुझे बोल सकते हैं, मैं आपका सॉल्यूशन दूंगा। एंड थैंक यू, मीट अगेन, बाय।